हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम हमारे राजकीय पत्र व्यवहार, ठीक है, ये घनश्याम अग्रवाल द्वारा लिखी हुई बुक है। तो इसको हम इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको देखेंगे, जैसे कि पत्र लेखन, एक कला, इसको कैसे लिखा जाता है, सरकारी पत्र कैसे लिखे जाते हैं, अर्ध सरकारी पत्र कैसे लिखे जाएंगे, कार्यालय ज्ञापन क्या होते हैं, ज्ञापन कैसे लिखते हैं, कार्यालय आदेश कैसे लिखते हैं, परिपत्र सर्कुलर जो होता है उसे कैसे लिखेंगे, अनुस्मारक, अधिसूचना, पृष्ठांकन, प्रेस विज्ञप्ति क्या होती है, द्रुतपत्र, तार और शब्द स्पष्टता, इन सभी टॉपिक्स को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सरकारी पत्र अलग अलग टाइप के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं सरकारी पत्र? सरकारी पत्र ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, या कार्यालय ज्ञापन ऑफिस मेमोरेंडम होते हैं, ज्ञापन मेमोरेंडम होते हैं, अर्ध सरकारी पत्र डेमी ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, कार्यालय आदेश होते हैं, परिपत्र होते हैं, अनुस्मारक होते हैं, और प्रस्थांकन एंडोर्समेंट जिन्हें कहते हैं, अधिसूचना नोटिफिकेशन आ जाता है किसी भी चीज़ का, है ना, जैसे कि एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आते रहते हैं, तार टेलीग्राम होता है। संबोधन किस प्रकार करेंगे? तो अधिकारियों को कैसे करेंगे? महोदय, श्रीमान, प्रिय महोदय, महानुभाव, गैर अधिकारियों व्यक्तियों को, व्यक्ति समूह को महानुभाव, महोदय वृंद, तो व्यावसायिक संस्थाओं को महोदया, महिला अधिकारी को करेंगे। अच्छा, फिर प्रिय, श्री, अर्ध सरकारी पत्रों में लिख सकते हैं जो डेमी ऑफिशियल होते हैं, श्रीयुत। अर्ध सरकारी पत्रों में भवदीय, स्वसंबोधन सरकारी पत्रों में भवदीय, आपका विश्वसनीय, ये स्वसंबोधन सरकारी पत्रों में करेंगे, अपने लिए करेंगे। आपका विश्वास भाजन स्वसंबोधन सरकारी पत्रों में, ये सब अपने लिए यूज़ करेंगे, अपने नाम के आगे यूज़ करेंगे आप। आपका सद्भावी स्वसंबोधन, आपका शुभेशु, शुभेक्षु, है ना, ये सब स्वसंबोधन अर्ध सरकारी पत्रों में ये, और ये सरकारी पत्रों में, ये तीन, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने नाम के आगे लिख सकते हैं। और यहाँ पे संबोधन अधिकारियों को महोदय, श्रीमान से, गैर अधिकारी व्यक्तियों को प्रिय महोदय, महानुभाव, और महानुभाव महोदय एवं व्यावसायिक महानुभाव जो व्यावसायिक संस्थाओं को महोदया, महिला अधिकारियों को। तो ये आपके जो हो गए संबोधन हो गए। अब यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा शुरू होता है, सरकारी पत्र, ऑफिशियल लेटर्स किस प्रकार लिखे जाते हैं उनको हम देख रहे हैं, ऑफिशियल लेटर्स, ठीक है। सरकारी पत्र कैसे लिखेंगे? तो सरकारी पत्र का नाम सुनते ही हमारे मस्तिष्क में सरकारी कार्यालय द्वारा लिखे गए पत्र की तस्वीर उभर आती है। फिर चाहे वह पत्र सरकार के केंद्रीय कार्यालय से लिखा गया हो या राज्य सरकार के कार्यालय से लिखा गया हो, तथा ये पत्र विदेशी सरकार को, राज्य सरकार को, मतलब विदेशी सरकार फॉरेन किसी भी गवर्नमेंट को लिख सकते हैं, है ना, अधीनस्थ कार्यालय को लिखा जाना हो सकता है, संगठन को हो सकता है, सार्वजनिक संस्थाओं, व्यक्तियों को लिखे गए हों। ऐसे पत्र प्रजा के किसी भी व्यक्ति को लिखे जा सकते हैं एवं सरकारों के बीच में आपस में भी लिखे जा सकते हैं, परंतु ये पत्र उसी प्रकार लिखे जाते हैं जैसा कि प्रथम अध्याय में बताया गया है। प्रथम अध्याय में क्या बताया गया है उसको हम देख लेते। तो यहाँ पे है हमारा प्रथम अध्याय, जिसमें पत्र लेखन की कला को बताया गया है कि पत्र लेखन एक कला है, इसे कैसे लिखते हैं। तो मनुष्य की प्रतिभा को व्यक्त और उजागर करने में उसके लेखन का महत्वपूर्ण भाग होता है, ठीक है। मनुष्य की जो प्रतिभा है उसको व्यक्त करने में, उजागर करने में उसके लेखन का महत्वपूर्ण कार्य होता है। तभी आप देखते हैं यूपीएससी में जो मेंस आंसर राइटिंग होती है, एस्से आंसर राइटिंग होती है, हिंदी के विशेष विषय के बारे में आपको इंग्लिश में किसी एक सब्जेक्ट में महारत हासिल होनी चाहिए, लिखने में, राइटिंग में आपकी लेखन शैली अच्छी होनी चाहिए, आप अपने विचारों को अच्छे से अभिव्यक्त करके उन्हें समायोजित करके लिख सकें और फैक्ट के साथ उनको बांध सकें, ऑडियंस को कैप्चर कर सकें। तो यही पत्र लेखन तो अलग हो गया कि आपको किसी शॉर्ट एक पन्ने में कुछ लिखकर आपको शिकायत वगैरह या कॉरस्पॉन्डेंस करना है, लेकिन जो एस्से राइटिंग है उसका भी एक अलग ही चर्चा का विषय है, और उस पर भी आपको एक स्किल होनी चाहिए कि किस तरीके से प्रारूप होना चाहिए। तो यहाँ पे हम पत्र लेखन का डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमारे सरकारी कार्यालयों में यूज़ में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, उजागर करने में लेखन का महत्वपूर्ण भाग होता है। वह जो लिखता है उसमें उसका आंतरिक और बाह्य व्यक्तित्व बराबर झलक मारता है। एक अर्थों में यह लेखन का दर्पण, का कार्य करता है, लेखन दर्पण का कार्य करता है, जिसमें हमें हमारा संपूर्ण बिंब दिखाई देता है, जिसे देखकर बाह्य जगत प्रभावित होता है। फिर यह लेखन किसी भी विधा में हो, है ना, किसी भी विधा में हो, किसी भी तरीके से लिखा गया हो, अगर आपने लेखन अच्छा लिखा है तो आपका आधा कार्य
या आप अपने अच्छे तरीके से आपने अपनी बात को रखा है तो वो कार्य पूरा हो सकता है। पत्र लेखन भी ऐसी ही एक विधा है जिसका प्रयोग व्यक्तिगत, सामाजिक, मतलब पर्सनल रूप से कर सकते हैं, सोशल रूप से कर सकते हैं और प्रशासकीय, एडमिनिस्ट्रेटिव हर स्तर पर होता है। और जो हमारी अनुभूति, जो हमारा अनुभूति रही, हमारे एक्सपीरियंस रहे हैं और जो हमारी थिंकिंग है, जो थॉट्स हैं को समेटे एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमेशा संदेश लाने ले जाने का कार्य करता रहता है। ये पत्र जितने कुशल और कलात्मक रूप में लिखे जाएंगे उतनी ही उनमें संदेश वाहन की क्षमता उत्पन्न होगी। जैसे कि आजकल देख रहे हैं, आजकल किसी भी संदेश को ले जाने के लिए सबसे अच्छा ज़रिया है आपका मीडिया, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो आपका प्रेस मीडिया हो। तो वो किस तरीके से किसी टॉपिक और किसी एजेंडे को टीवी पे सेट करते हैं, उनका पूरा ग्रुप होता है, कैसे वो प्रेजेंट करते हैं अपने ऑडियो और वीडियो के थ्रू, और फैक्ट को रखते हैं और उसका तार्किक विश्लेषण करते हैं, जैसे कि सुधीर चौधरी का डीएनए एनालिसिस आता है। तो आप देखते हैं वो किसी टॉपिक को कैसे आंकड़ों के सहित कंपेयर करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे पत्र लेखन, ऐसे राइटिंग वगैरह होती है जिसमें आप अपने फैक्ट्स और अपने जो भी अपने भाव व्यक्त करना चाहते हैं उनको एक कलात्मक रूप से लिखते हैं। तो ये सभी जो है एक कला है, इनको प्रदर्शन करने से ही आपकी जो है वैल्यू बढ़ेगी आपके ऑफिस में। तो आगे बढ़ते हैं। उत्पन्न होती है जिस उद्देश्य को लेकर इनकी रचना की गई है वह उतनी ही त्वरितता से पूर्ण होगा। वस्तुतः ये पत्र हमारी मनोकांक्षाओं के वाहक होते हैं, जो भी हम चाहते हैं उसके वाहक होते हैं। अतः इनका आकार, प्रकार सजग, सबरा और कलात्मक होना चाहिए। ठीक है ना, अच्छे से साफ सुथरा लेखन शैली में आपकी लिखावट अच्छी होनी चाहिए, ये पैराग्राफ वाइज होना चाहिए, जहाँ पर जो होता है एक प्रारूप होता है उस प्रारूप में सजे संवरे होने चाहिए। आप अच्छे शब्दों का आपने प्रयोग किया है, अच्छी लेखन शैली है, आपने एक एक तरीके से लिखते गए हैं, ये सब होना चाहिए। प्रायः ऐसा माना जाता है कि पत्र लिखने में किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं होती, किसी कुशलता की आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु ऐसा नहीं है। अकुशल पत्र कई बार विचित्र परिस्थिति का निर्माण कर देते हैं और अच्छा खासा व्यक्तित्व उपहास की वस्तु बन जाता है, क्योंकि पत्र प्रारंभ से अंत तक अपने विशिष्ट ढांचे में लिखा जाता है। मतलब जिस ढांचे के लिए वो बनाया गया है, जहां पर आपको पहुंचाना है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है। ढांचे का मतलब स्ट्रक्चर। कहीं पर भी की गई कोई भी भूल अर्थ का अनर्थ भी कर देती है। ठीक है ना, इसलिए सोच समझकर लिखा गया पत्र, जैसे कि आप अगर इंग्लिश में पत्र लिख रहे हैं तो आपको वर्ड्स वोकेबुलरी ही नहीं आपके पास है, तो आप एक वर्ड का और दूसरे वर्ड का बहुत सारा डिफरेंस निकल आता है ना। जैसे कि आप सिनोनिम्स पढ़ते हैं, है ना, तो उसमें एक ही वर्ड के कुछ भी मतलब निकल सकते हैं। तो आपको उस लहजे में लिखना चाहिए कि आपका सटीक भावार्थ स्पष्ट हो रहा हो। है, पत्र ही हमें विद्वान और विचारक की कोटि में रख सकता है, हमारे संबंधों में अभिवृद्धि हो सकती है। जब से समाज ने भाषा अर्जित की है, भाषा लैंग्वेज सीखी है, जिस तरीके से हम अपने स्कल्पचर को लिखे हैं, जैसे जिस प्रकार अशोक ने अपने इतने सारे शिलालेख गढ़वाए और आज भी उनका उपयोगिता देख ही रहे हैं कि उसकी राजधानी वो जो 323 ईसी बीसी में थी, वो आज भी लोगों को पता है, वो किस तरीके से लैंग्वेज के कारण है। तथा विचार विनिमय के लिए कलात्मक सौजन्यमय तरीके का प्रयोग किया, तब से आज तक इनका प्रभुत्व दिन दूना बढ़ा है। इस युग में जीवन का कोई क्रिया व्यापार ऐसा नहीं जिसमें ऐसे साधनों व पत्रों का प्रयोग ना होता। ठीक है, आज भी कई सारे आप देखते हैं, चाहे कि आपका वो रिसिप्ट ही हो, कोई आपने प्रोडक्ट खरीदा उसकी रिसिप्ट आती है, तो वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में होती है कि यहाँ पे उसका एसएन कोड लिखा है, यहाँ पे टैक्स लिखा है, यहाँ पे आपका टोटल वैल्यू है, यहाँ पे उस कंपनी का नाम है, यहाँ पे कुछ वारंटी क्लेम है। तो आपको एक पूरा प्रारूप होता है ना। जैसे कि आप कोई भी चीज़ ले लें, आपने घर खरीदा, उसके कागजात हैं, तो उसका भी एक प्रारूप है। वहाँ पे भी गवाही वालों का स्थान, विटनेस का स्थान एक जगह पर है, आपके हस्ताक्षर एक जगह पर है। अगर हस्ताक्षर भी आप गलत जगह कर देंगे तो वो डॉक्यूमेंट गलत माना जाएगा। तो इतना महत्व होता है प्रशासनिक जगत में कि आप कितना सटीक तरीके से उस डॉक्यूमेंट को बनाएं। अगर एक शब्द भी इधर उधर होता है तो उसके मायने बदल जाते हैं। यूपीएससी के हर एक विकल्प में, हर बहुविकल्पीय प्रश्न में आप देख सकते हैं कि एक एक शब्द से विकल्प का आंसर चेंज हो जाता है। तो प्रशासकीय स्तर पर तो पत्रों के बिना कुछ भी संभव नहीं है। ये प्रशासकीय पत्र कैसे लिखे जाएं, इसके प्रारूप का यदि विशेष ध्यान रखा जाए तो पत्र अपने विचारों को सही प्रस्तुति कर सकता है। ठीक है, अगर सही तरीके से लिखे जाए तो विचारों की सही प्रस्तुति कर सकता है। अतः इन पत्रों को लिखते समय निम्न निर्देशों को पूर्णतः ध्यान रखें। अब कौन से वो निम्न निर्देश हैं, तो ये देख लीजिए। पहला क्या निर्देश दे रहे हैं, ये प्रशासकीय
कार्यालयीन प्रशासकीय या कार्यालयीन पत्रों में पत्र संख्या का होना आवश्यक है। यह पत्र संख्या सबसे ऊपर मध्य में दाहिनी ओर, मध्य में या दाहिनी ओर लिखी जाती है। पत्र संख्या होने से पत्र का उत्तर उसी संदर्भ में दिया जाता है कि इस पत्र संख्या के रेफरेंस में हम ये आपको आंसर दे रहे हैं ना, इससे कार्यालय को पत्र का उत्तर देने में आसानी होती है। तो दूसरा पॉइंट क्या है, तो पहले में तो क्या हो गया पत्र संख्या, दूसरा क्या हो गया पत्र संख्या के नीचे पत्र प्रेषक के कार्यालय का विवरण होगा। इससे पत्र इधर उधर अन्य कार्यालयों में नहीं जाएगा और निश्चित कार्यालय को समय पर पत्र मिलने से उसकी कार्यवाही समय पर होगी। जिन कार्यालयों का नाम पत्र शीर्ष लेटर हेड पर छपा हो उन्हें फिर यह लिखने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कुछ लेटर हेड होते हैं कि ये इस डिपार्टमेंट का है, या ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है, या मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का है, मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज का है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट का है। तो अगर पहले ही से लेटर हेड पे लिखा है तो आपको केवल पत्र संख्या डालनी है और वो आपका कार्यालय का नाम हो जाएगा। तो ये दूसरा हो गया पॉइंट। तीसरा है तदुपरांत प्रेषक का नाम, जो भी प्रेषक है उसका नाम हो और पद लिखा होना चाहिए कि नितिन गडकरी साहब लिख रहे हैं, मिनिस्ट्री के मंत्रालय के ये कैबिनेट मंत्री हैं, तो ऐसा नाम लिखा जाना चाहिए। फिर चौथा हो गया उसके बाद प्रेषित जिसे भेजा जा रहा है का नाम, पद व पता लिखा होता है। पांचवा पॉइंट है हमारे पास कि फिर पत्र के बाईं और प्रेषक का स्थल, बाईं ओर क्या लिखेंगे प्रेषक का स्थल लिखेंगे, भेजने का दिनांक आ जाएगा। छठा पॉइंट क्या होता है, इसके बाद विषय लिखेंगे, विषय वो भी विषय ऐसे कोलन मार के लिखेंगे, विषय ऐसे कोलन मार के लिखेंगे, ठीक है। लिखकर पत्र का विषय संक्षेप में लिखा जाता है कि हम किस बात में कह रहे हैं कि हमें क्या कहते हैं ये कार्यवाही हो, जो भी ये पुल गिरा है या डैमेज हुआ है इसके बारे में कार्य, या विषय प्रधानमंत्री के विजिट में व्यवधान के लिए संस्तुति करें, ऐसा करके कुछ है ना। तो ये विषय को संक्षेप में लिखा दिया जाना चाहिए। विषय लिखने में संक्षेप में अविविध हो जाता है कि पत्र किस संबंध में लिखा गया है, ठीक है। तो ये हमें पता चल जाता है, आगे पैराग्राफ हमें पढ़ने में समझ में आता है कि ये इसी विषय में होगा। फिर सातवां क्या है, पश्चात बाईं ओर संबोधन आ जाएगा कि महोदय या श्रीमान ऐसे करके। फिर आठवां क्या हो जाएगा हमारा पॉइंट, संबोधन के बाद पत्र का प्रारंभ होगा, ठीक है। संबोधन के बाद पत्र प्रारंभ हो जाता है यदि यह पत्र पूर्व पत्र के क्रम में है, ठीक है, तो पिछले पत्र का क्रमांक दिनांक भी लिखा जाएगा कि इस पत्र के संदर्भ में हम ये उत्तर दे रहे हैं। इससे सरकारी पत्रों में क्रमबद्धता बनी रहती है कि ये पत्र नंबर 1, फिर पत्र नंबर 1 का सबसेक्शन 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे करके उसमें एक सीरीज, जैसे आप मेल करते हैं तो मेल के बाद जब वहाँ से रिस्पॉन्स आता है फिर उसके बाद आप फिर मेल करते हैं, तो वो पूरा एक सीरीज बन जाती है मेल में। और जब उसको खोलते हैं तो वो मेल कॉरेस्पॉन्डेंस में सारे मेल एक साथ ही आपको नज़र आते हैं, है ना। अगर कोई कॉरेस्पॉन्डेंस आपका चल रहा है, कहीं आपको रिसर्च पेपर सबमिट करना है, वहाँ से रिस्पॉन्स आया, वहाँ से थैंक यू आपने लिखा, फिर उसके बाद ऐसा कुछ है, तो इस तरीके से होता है। फिर उसके बाद अंत में स्वसंबोधन कि मतलब आपका भवदीय, आपका मतलब जैसे हम लिखते हैं रिस्पेक्टफुली या आपका ओबीडियंटली, योर्स ओबीडियंटली, फिर कोष्ठक में अपना नाम लिखते हैं, नीचे पद आदि का उल्लेख करना होता है। नाम और संबोधन के बीच जगह खाली रखनी चाहिए जहाँ हस्ताक्षर किए जा सकें, ठीक है। नाम और संबोधन जब लिखते हैं तो उसके बीच में हस्ताक्षर के लिए जगह छोड़ दें। फिर 10वां पॉइंट क्या है, इतना करने के बाद प्रेषित का नाम, पद, पता भी लिखना चाहिए, ठीक है। जिसने भेजा है उसका सबसे नीचे लिख दीजिए, जिससे पत्र को सही व्यक्ति और पते पर प्रेषित किया जा सके, प्रेषित का नाम, है ना। उसके बाद इससे पहले यदि उसमें कुछ कागज जोड़े गए हैं तो उनका विवरण भी देना चाहिए कि संलग्नक क्या है ना, अटैच्ड जैसे कहते हैं ना कि अटैच, इसमें हमारी ये हाई स्कूल की मार्कशीट है, अगर कहीं आप लेखपाल के लिए फॉर्म भर रहे हैं या किसी मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं तो वहाँ पे अटैचमेंट भी जोड़ने पड़ेंगे। यदि इस पत्र की प्रतिलिपियाँ किसी को दी जा रही हैं तो भेजे जाने वाले पते के बाद लिखना चाहिए कार्यवाही हेतु प्रेषित प्रतियां प्रेषित, मतलब कार्यवाही हेतु प्रतियां प्रेषित। जैसे कि मैंने कोई बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में और हमने उस पूरे पॉलिटेक्निक के संलग्नक को उसमें जोड़कर और नीचे लिख दिया कि प्रेषित प्रतियां ये गृह मंत्रालय में भेज दी हैं, शिक्षा विभाग में भी भेज दी हैं, शिक्षा विभाग के हेड को भी भेज दी हैं और उनको भी भेज दी हैं, मतलब जितने भी भेजे गए लोग हैं, और यहाँ के डीजीपी को भी भेज दी हैं। तो ये प्रतियों के प्रेषित को भी ये भी लिख देना चाहिए, ठीक है।
तो इसके आगे देखते हैं। तो इस तरह प्रारूपमय तरीके से संपूर्ण विषय को अपने कलेवर में समेटते हुए पत्र प्रस्तुत पत्र या प्रत्युत्तर लिखे जाएं तो इससे कार्यालय की कार्यक्षमता में अभिवृद्धि होगी और प्रजा को ये पत्र या पत्र लिखने वाले को संतोष भी। ये सरकारी पत्र केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार, उनके प्रशासकीय संगठन, विभागों, अधीनस्थ कार्यालयों आदि को लिखे जाते हैं। मुख्यतः दो स्थितियों में इस प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं। कौन सी स्थितियां हैं? एक तो व्यक्ति स्वयं, संस्था, व्यावसायिक संगठन, राजकीय कार्यालयों द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु फिर एक दूसरे को लिखे गए पत्रों के उत्तर के रूप में हो सकते हैं। कई बार ऐसा पत्र व्यवहार क्रमशः भी चलता रहता है ना, कि उन्होंने उधर से रिस्पॉन्स किया, आपने फिर भेजा। कई बार एक ही बार में समस्या का समाधान हो जाने पर उस विषय में संबंधित पत्र व्यवहार पूर्ण हो जाता है। अगर समस्या का समाधान हो गया कि आपने लिखा यहाँ के मेयर को कि ये जो रोड है इससे लोगों को बड़ी दिक्कत है, इसको सुधार करने का कष्ट करें, और 2 हफ्ते में वो रोड बन जाती है ना, तो फिर वहाँ पे पत्रावतार में आप लास्ट में उनको धन्यवाद करके एक पत्र लिख सकते हैं, है ना। और अच्छी कोटि का पत्र व्यवहार भी यही होता है। लंबे काल तक चलने वाला पत्र व्यवहार कुशलता और कार्यक्षमता का काल तक चलने वाला पत्र व्यवहार कुशलता और कार्य क्षमता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है। बात समझ रहे हैं? मतलब अगर कोई पत्र व्यवहार बहुत देर तक चल रहा है, मतलब आप पत्राचार ही किए जा रहे हैं, उस पर कोई कार्य नहीं हो पा रहा है, तो इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है कि क्या आपने उनको सही से सब्जेक्ट को समझाया, या क्या ये या जिसको आप भेज रहे हैं वो आप सब्जेक्ट को समझ पा रहे हैं कि पत्र व्यवहार ही चला जा रहा है, काम ही नहीं हो रहा है कुछ। ठीक है, अच्छा। तो कार्यालयीन पत्रों की विशेषता होनी चाहिए, मतलब लेटर्स की, ये जो ऑफिशियल लेटर्स हैं उनकी ये विशेषता, उनकी फीचर्स होने चाहिए कि वे विषय को अपने में समेटे हुए हों तथा क्रमबद्ध रूप में, सरल व स्पष्ट भाषा में, समुचित रूप में लिखे गए हों। ऐसे पत्रों से अनीति या किसी प्रकार की मलिनता की गंध नहीं आनी चाहिए। मलिनता की गंध, अनीति मतलब ऐसा नहीं लिखा हो कि जैसा भी हो चाय पानी की व्यवस्था की जाएगी। अब चाय पानी अपने लिख दिया तो यहाँ पे मलिनता और अनीति की गंध आ गई, या हम आपके लिए हर तरीके की व्यवस्था करने के लिए आतुर है ना, ऐसा लिख दिया आपने कि मतलब कौन सी व्यवस्था करनी है अधिकारियों के लिए, तो वो नहीं, सब पत्र में अनीति ना लिखें आप, है ना, तो आपके खिलाफ ही वो प्रूफ बन जाएगा। फिर जो है कोर्ट जो है उसका इंटरप्रिटेशन देने लगेगी। तो यदि प्रत्युत्तर तत्काल दिए जाएं तो कार्य की गतिशीलता में भी वृद्धि होगी। तुरंत दे दिए जाएं, तत्काल उनका आंसर हो, और कार्यालयों को कार्यभार भी कम होगा। जो उत्तर की अपेक्षा में है उसे संतोष व आनंद भी मिलेगा। इससे सरकार की नीतियां भी स्पष्ट होंगी। जैसे आप मान लीजिए आरटीआई के डिपार्टमेंट में आप ऑफिसर हैं और आपके पास रिस्पॉन्ड आ रहे हैं कि ये चीज़ें हैं, हमें सुभाष चंद्र बोस के मरने के लिए प्रूफ चाहिए या ऐसा है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि ये गवर्नमेंट के इनिशियल उसमें फाइल्स में है, या फिर अभी आदेश नहीं है, या इससे नेशनल इंटीग्रिटी के सवाल है, या नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, हम इस पे नहीं कर सकते हैं। आप स्पष्ट आंसर दे सकते हैं या फिर उनको कुछ समस्या बताकर कर सकते हैं, या उनको सीधे आप जो वो मांग रहे हैं उनको दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा तरीके के ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आता पत्र सही व्यक्ति को सही रूप में लिखा जाना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही कार्यालय को भी चाहिए कि वे क्या चाहिए, कार्यालय को शीघ्र पत्र को रजिस्टर में लिखकर उसके योग्य विवरण की व्यवस्था करें तथा जिन्हें भेजना है उन्हें भी अविलंब निर्गमित करें। मतलब शीघ्र पत्र को रजिस्टर में लिख लें कि ये पत्र आया है, और उसी योग्य वितरण की व्यवस्था करें कि उसको कैसे कहाँ पे भेजना है, और अविलंब ना हो ऐसा कार्य करें। ठीक है, फिर आगे दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है ना, तो कार्यालयों का कार्य है, मतलब वहां पे अगर पत्र आ गया है तो कार्यालय क्या कर सकते हैं, अनुभाग शाखा अधिकारी, उच्चाधिकारी पर टिप्पणी लगाकर शीघ्र उसे आगे भेजें, और या उनके उत्तर लिखवाकर टंकित करवाकर शीघ्र प्रेषित करें। ठीक है, उनके उत्तर लिखवा कर आगे प्रेषित करें। ऐसा होने पर सरकारी पत्रों का महत्व भी द्विगुणित हो जाता है, कि मतलब हमने कहीं पत्र लिखा, उसका इफेक्ट आया, उस पर कार्य हुआ, उस पर सरकार ने, उसके डिपार्टमेंट ने काम लिया, तो उसका महत्व बढ़ जाएगा। तो लोग पत्र लिखने का अपना महत्व रखेंगे और सभी कार्य गति से आगे बढ़ेंगे। पत्र रोकने से कार्यालयों का बिंब खराब होता है। बिंब मतलब छवि खराब होती है, इमेज खराब होती है, उसकी प्रेजेंटेशन, उसका वो खराब हो जाता है। ठीक है ना, और उदासीनता और आक्रोश बढ़ने लगता है, जिससे असंतोष और तनाव की स्थिति पैदा होती है। फिर क्या होगा, आपके डिपार्टमेंट के बाहर धरने होने लगेंगे, तो ये ना हो।
सरकारी पत्र सिर्फ एक प्रक्रिया है जिसका ज्ञान होना आवश्यक है। सही ज्ञान होने पर इन पत्रों को पुरजोर असर होता है। विनम्रता और शिष्टता इसमें सुगंध भर देते हैं। एक आर्थी भाषा, जैसे आप देख लें राहुल गांधी हैं, वो कोई भी भाषण देते हैं, उनका सही से वक्तव्य शैली नहीं रहती है, उनका जो सेंटेंस होता है उसका एक प्रारूप नहीं होता है। वो कभी शब्द आगे ही बोलते हैं कि आई गॉट अप इन दिस मॉर्निंग एट नाइट, है ना, तो मॉर्निंग में उठे और रात में जाग गए, ऐसा कुछ उनका सेंटेंस ही नहीं सही रहता, तो ऑडियंस जो है वो इन्हें मूर्ख समझने लगती है। तो इसलिए पत्रों में भी ऐसा हो कि आप सही शब्दों और उनका एक प्रारूप के हिसाब से लिखें। ठीक है, विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, पैराग्राफिंग कर सकते हैं आदि से पत्र में आकर्षण और प्रभाव उत्पन्न होता है। एक बात को एक साथ ही कहना भी आवश्यक है। पुनरावर्तन, मिथ्या, प्रशस्ति आदि से बचा जाए। ठीक है, रिपीट ना करें, एक ही सेंटेंस को, एक ही बात को रिपीट ना करें, और झूठ बोलने की मतलब उसमें कुछ ऐसा गलत ना लिखें जो सही ना हो, जिसका फैक्ट चेक ना हो। इन बात, जैसे आप रोड बन गई है और आपने रोड देखी नहीं कि बनी नहीं बनी, आपने फिर दोबारा पत्र लिख दिया कि वो रोड बनवाने का कष्ट करें, तो वो तो बन चुकी है ना, तो वो तो गुस्सा जाएगा अधिकारी। ठीक है ना, इन बातों का ध्यान में रखकर पत्र लिखने में उसमें माधुर्य, सौजन्य का संचार होना निश्चित है। तो ये हम देख चुके थे, सरकारी पत्र के अलग अलग प्रकार होते हैं। ठीक है, सरकारी पत्र, कार्यालय, ज्ञापन, अर्ध सरकारी पत्र। ठीक है, इस तरीके से हम संबोधन लिख सकते हैं। महोदय, श्रीमान अधिकारियों को, महोदया महिला अधिकारियों को, प्रिय श्री आदि सरकारी पत्रों में आपका विश्वसनीय, आपका विश्वासभाजन, आपका सद्भावी, आपका शुभेच्छु, ये सब हम स्व संबोधन में, अपने संबोधन में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से सरकारी पत्र, ऑफिशियल लेटर्स को हम देख रहे हैं, है ना, इसको हमने पढ़ा था। फिर आगे हम देखते हैं, ऐसे पत्रों में ध्यान रखना आवश्यक है कि जो भारत सरकार के आदेश और विचार को प्रस्तुत करते हैं, उनमें आरंभ में ही लिखा गया कि मुझे निर्देश दिया गया है। मतलब जहाँ पर ये ऑफिशियल लेटर्स हम पढ़ रहे हैं, जहाँ पर सरकार का आदेश हो, तो उसमें लिखा जाए मुझे निर्देश दिया गया है। अधिकारियों को लिखे जाने वाले पत्रों में केवल महोदय संबंध किया जाए। इस प्रकार संबोधन का पूरा ध्यान रखा जाता था। निम्नलिखित स्तरों को क्रमिक लेखन करें। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सरकारी पत्र का एक प्रारूप देख रहे हैं, जिसमें यहाँ पे सरकारी पत्र लिखा है, मतलब ये प्रारूप है इसका प्रारूप निम्न प्रकार स्पष्टीकरण हेतु प्रस्तुत है। इस प्रारूप का निम्न प्रकार स्पष्टीकरण हेतु प्रस्तुत है। ठीक है, तो कहाँ से लिखेंगे हम? यहाँ से हमारा मेन प्रारूप पत्र स्टार्ट होता है। तो ये जो चीज़ें इसको रेफरेंस दे रहे हैं। तो पत्र संख्या सबसे पहले हम देखते हैं। पत्र संख्या हम लिखते हैं पा और 110 करके है, फिर ये 8 है बटा, मतलब ऐसे स्लैश करके पत्र संख्या होती है। भारत सरकार, ये डिपार्टमेंट है शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय आपका दाईं ओर लिखा गया है। ठीक है, दाईं ओर लिखा गया है, मतलब कि राइट तरफ जो है हम इसको भारत सरकार लिखेंगे। फिर बाईं ओर लिखेंगे बीके सिन्हा सचिव भारत सरकार, ये प्रेषक हैं इसके। फिर प्रेषित लिख देंगे, किसको भेजा गया, तो सेवा में मुख्य सचिव राजस्थान सरकार, सेवा में मुख्य सचिव राजस्थान सरकार। और लिखा किसने है? प्रेषक बीके सिन्हा सचिव भारत सरकार ने लिखा है। और ये पत्र संख्या हो गई, ये भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय हो गया। प्रेषित किसको भेजा गया? सेवा में मुख्य सचिव राजस्थान सरकार जयपुर, तो ये पद हो गया नाम, और राजस्थान सरकार का है, जयपुर में भेजा गया। तो ये तरीके से, मतलब ये प्रेषक हो गए, ये प्रेषित हो गए। फिर नई दिल्ली, दिनांक, पहले स्थान का नाम लिख दिया और दिनांक लिख दिया, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये हो गया फिर से आपके दाईं ओर, और ये बाईं ओर हो गया। ठीक है ना भाई, जो बायां है वो इधर है और दायां आपका इधर है, तो दाईं ओर फिर ये हो गया, बाईं तरफ ये हो गया, और ये आपका लेफ्ट हो गया, ये आपका राइट हो गया। बायां आप ऐसे समझ सकते हैं, ये जब उंगली करते हैं तो बी बायां आता है, इधर दी दायां आता है, ऐसे। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। महोदय, महोदय से शुरू किया है, सरकारी है। विषय क्या है? सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, तो वेतनमान हेतु, कैसे वेतनमान बढ़ाना है या घटाना है, महोदय। और यहाँ पे हमने पूरा विषय लिखा, इधर यहाँ पे इतने में विषय लिख देंगे पैराग्राफ में, और फिर अपना लगा देंगे हम भवदीय बीके सिंह। मतलब यहाँ पे तो प्रेषक का नाम लिखा, प्रेषित का नाम लिखा, ये तो मुख्य डिटेल लिखी है, क्योंकि ये मुड़कर जो है ये आपका फ्रंट पेज बन जाएगा। जैसे पेज जो है, यहाँ से 3 बार कोई भी लेटर मुड़ता है, एक यहाँ पे मुड़ता है, फिर जो सब्जेक्ट होता है वो यहाँ पे मुड़ जाता है, फिर उसके बाद ये पीछे के साइड में, बैक साइड में ही आ जाता है। तो 3 फोल्ड होते हैं किसी लेटर में, 3, है ना, और ऐसे करके एक फोल्ड इधर आता है, इधर फोल्ड, ये पीछे की तरफ फोल्ड हो जाएगा और ये फ्रंट का फोल्ड हो जाएगा। तो फ्रंट फोल्ड में ये पत्र संख्या नज़र आ जाएगी,
और प्रेषित समझ में आ जाएंगे। फिर जो अंदर का फोल्ड है जहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है वहाँ पे सब्जेक्ट और डिटेल आ जाएगी, और फिर संलग्नक आ जाएंगे पीछे की तरफ, मतलब ये भवदीय जो है ये आपका बैक की तरफ आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे लिखा है संलग्न परिपत्र श्री AB वाजपेयी को भेज चुके हैं हम, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार जयपुर, संख्या जानकारी हेतु है ना, ये संलग्न हैं इतने, और जानकारी हेतु प्रतिलिपियां इन 4 लोगों को भेज दी गई हैं। तो ये एक प्रारूप हो गया है हमारा सरकारी पत्र का। अब सेकंड प्रारूप देख लेते हैं। तो ये प्रारूप है, सरकारी पत्र लिखा है, उधर पत्र संख्या 9 है, इधर लिखा है संख्या यहाँ पे दे दी हमने। अच्छा, ये तो यहाँ पे जो है ये पत्र संख्या 1 जो है ये केवल डिटेल इस लेटर के बारे में है। मेन लेटर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है लाइन के नीचे से, तो यहाँ पे संख्या लिख दी, और उसके बाद भारत सरकार गृह मंत्रालय, तो यहाँ पे मंत्रालय और किस सरकार का है। फिर प्रेषक ऊपर होता है श्री ML मित्तल, अवर सचिव। प्रेषित किसको भेज रहे हैं, श्री कार्यभारी अधिकारी, हिंदी प्रशिक्षण योजना सर्व प्रादेशिक केंद्र। तो ये इसके एक एक वर्ड आप ध्यान से देखिए। प्रेषक में शा कौन सा यूज हो रहा है, कौन सी रा की मात्रा है, श्री AML मित्तल अवर सचिव, प्रेषित कॉमा लगाया, इधर कोलन और डैश लगाया, इधर श्री कार्यभारी अधिकारी कॉमा, हिंदी प्रशिक्षण योजना कॉमा, फिर सर्व प्रादेशिक शिक्षा केंद्र। ये बहुत ही ध्यान से देखें। फिर उसके बाद विषय हमने सब्जेक्ट लिखा, कोलन और डैश लगा के हिंदी प्रशिक्षण, मतलब हिंदी का ट्रेनिंग देनी है। फिर महोदय लगाया, कॉमा लगाया, हिंदी प्रशिक्षण योजना से संबद्ध सभी कार्यभारी अधिकारियों को सूचित करने हेतु मुझे यह निर्देश हुआ है। निर्देश में रा नहीं है, निर्देश हुआ है, ठीक है। निदेश कार्यालय होता है, निर्देश नहीं होता है, रा नहीं है। निर्देश हुआ है कि सभी कर्मचारियों को निश्चित समय अवधि में हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्रदान करने के लिए शीघ्र निम्न कार्यवाही की जाए। कि मतलब जो भी डिपार्टमेंट में कर्मचारी हैं उनको हिंदी का कार्य साधक, मतलब वो अपने कार्य को साध सकें, अपने कार्य को पूर्ण रूप से कर सकें, अच्छी तरीके से कर सकें, ज्ञान प्रदान करने के लिए शीघ्र निम्न कार्यवाही हो। क्या ज्ञान प्रदान करने के लिए इन्होंने व्यवस्था की है, पहला पॉइंट है। तो पॉइंट वाइज लिखेंगे, जो भी सरकारी, एक फैक्ट आ गया कि जो भी आपके सरकारी पत्राचार होंगे वो पॉइंट वाइज लिखे होंगे। ऐसे सभी कर्मचारियों को जिन्हें ये 1845 है, ये क्या है हिंदी में, 1845 ऐसा कुछ है लिखा है, तक हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त करना था, उन्हें हिंदी प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजा जाए। ऐसे कर्मचारियों की नामावली इस कार्यालय को भेजी जाए। कि मतलब जिनको भेजा जाना था उनकी नामावली, उनकी लिस्ट जो है वो भेजी जाए कार्यालय में। इस योजना को सफल बनाने के लिए सभी से सक्रिय सहयोग की अपेक्षा है, अतः अपने कार्यालय के कर्मचारियों को योजना के अनुसार हिंदी कक्षाओं में भेजना आपका दायित्व है। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, हिंदी प्रशिक्षण सरकारी कार्य का ही एक भाग है। हिंदी प्रशिक्षण जो है सरकारी कार्य का ही एक भाग है, उसे अलग ना समझें। इसलिए यह सुविधा कार्यालयों के समय में ही दी जाती है। ये नहीं कि ऑफिशियल के बाद आप अलग से रात में ट्रेनिंग करवाने लगे, तो कार्यालय के समय पर ही होगी। अतः यह ध्यान दिया जाए कि कोई जानबूझकर इसकी अवहेलना ना करे। मतलब ये सरकार का ही है काम, मतलब आपका ऑफिस का ही काम है, इसकी सूचना दी जाए। हिंदी की निश्चित परीक्षा प्राप्त करना आवश्यक है, यह भी बताया जाए कि इसकी परीक्षा प्राप्त करना आपका जो इंक्रीमेंट है या नौकरी जा सकती है। आगामी सितंबर से प्रारंभ होने वाले सत्र हेतु हिंदी कक्षाओं को सुनियोजित रूप से आयोजित किया जाए। ठीक है, तो ये इन्होंने 4 पॉइंट लिख दिए कि ऐसे ऐसे 3 काम होने, 3 पॉइंट लिखे हैं। और फिर आपका अपना नाम लिख दिया भवदीय, मतलब ये स्व संबोधन हो गया, RK त्रिपाठी ब्रैकेट में, अवर सचिव भारत सरकार। तो भारत सरकार ने ये हिंदी प्रशिक्षण योजना श्री कार्यभारी अधिकारी को भेज दिया है लेटर। फिर उसके बाद प्रतिलिपि इन्होंने कहाँ भेजी, सभी कार्यभारी अधिकारियों को हिंदी प्रशिक्षण केंद्र। तो हिंदी प्रशिक्षण केंद्र के सभी कार्यभारी अधिकारियों को इन्होंने इसकी प्रतिलिपि, इसकी फोटोकॉपी, इसकी कॉपी भेज दी है। ठीक है, तो ये एक पहला लेटर हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब पत्र संख्या 2 देख रहे हैं। ये पत्र संख्या 1 थी हमारी, पत्र संख्या 2 देख रहे हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमें याद है कि संख्या हमें साइड में किधर लिखनी है भाई, ये हो गया हमारा बाया, ये हो गया दाया, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। ठीक है, तो राइट के साइड में ऊपर पे संख्या लिखी, भारत सरकार गृह मंत्रालय, प्रेषक कौन है, श्री JS बोस IAS उप सचिव भारत सरकार। फिर प्रेषित किसको भेज रहे हैं, तो एक हमारा हो गया प्रेषक का पद नाम और नाम और पद नाम, और फिर प्रेषित का नाम मुख्य सचिव मध्य प्रदेश सरकार भोपाल।
ठीक है, फिर उसके बाद स्थान का नाम लिखा और डेट डाली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे साइड में स्थान का नाम और डेट याद कर लीजिए। इधर साइड में पत्र संख्या और डिपार्टमेंट का नाम, यहाँ पे प्रेषक और प्रेषित, और फिर उसके बाद दाईं ओर राइट साइड में स्थान का नाम और दिनांक। फिर उसके बाद विषय लिखा गैस दुर्घटना, जो भी ये गैस की त्रासदी हुई है उसके बारे में। तो महोदय, मैं आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है, मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि भारत सरकार भोपाल में हुई गैस दुर्घटना से बड़ी चिंतित है तथा उससे प्रभावित सभी व्यक्तियों का संपूर्ण विवरण चाहती है कि कौन कौन इसमें दुर्घटित हुआ है ना। ये नहीं कि सभी गांव वाले आ जाए, उससे कौन अफेक्टेड हुआ है, अगर गांव वाले हैं तो उनकी क्या लिस्ट है, कौन उसके त्रासदी के पास था, ऐसा सब पूरी डिटेल जो है विवरण चाहती है। इसके दुष्प्रभावों से पीड़ित परिवारों के लिए तत्काल क्या किया गया है यह भी बतलाएं। भारत सरकार का विचार है कि इस दुर्घटना की शीघ्र संपूर्ण जांच पड़ताल की जाए और तथा इसके क्या कारण थे यह भीषण घटना घटी। यदि इसके पीछे किसी का हाथ पाए जाए तो तुरंत कार्यवाही की जाए और अन्य परिवार इससे प्रभावित ना हो, इसकी उचित व्यवस्था की जाए, इसकी पुनरावर्तन ना होने पाए। ऐसा इन्होंने शुरुआत में ही पत्र लिख दिया। किसने? आईएएस उप सचिव भारत सरकार ने। किसको लिखा है? मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव भोपाल को। तो इससे एक चीज हमें ये नजर आती है कि जो भी उप सचिव होंगे वो राज्य के मुख्य सचिव को लेटर लिख सकते हैं या सचिव के बीच में कॉरेस्पॉन्डेंस हो सकता है। ठीक है ना। तो मतलब जो समकक्ष अधिकारी है वो अपने समकक्ष अधिकारी को तुरंत पत्राचार कर सकते हैं, उन्हें रिस्पॉन्ड करने जरूरी है। लेकिन एक केस था अभी रिसेंटली जिसमें डीजीपी बिहार ने जो है और डीजीपी महाराष्ट्र को जब फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया, लेटर लिखा, लेटर नहीं रिसीव किया, है ना। तो उन्होंने पत्राचार या मैसेज करने का कोशिश किया लेकिन वहाँ पे रिस्पॉन्ड नहीं है, क्योंकि वो सुशांत केस था और सरकार का दबाव था। तो ऐसा कुछ है ना। लेकिन ये पत्राचार करना चाहिए और उनको रिस्पॉन्ड देना चाहिए। तो इसमें इन्होंने लिख दिया भवदीय जेएस बोस उप सचिव भारत सरकार। ये हमारा दूसरा प्रारूप हो गया। तीसरा पत्र संख्या प्रारूप देखते हैं तो वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। पत्र क्रमांक हमें किधर लिखना है? बायां इधर है, दायां इधर है, लेफ्ट इधर है, राइट इधर है। राइट साइड में लिखेंगे पत्र क्रमांक और भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय। प्रेषक कौन है? श्री अश्विनी कुमार। उप सचिव भारत सरकार। प्रेषित कौन है? किसको भेज रहे हैं? तो यहाँ पे हमेशा सेमी कोलन या कोलन डैश लग सकते हैं, यहाँ पे कॉमा लगेगा। मुख्य सचिव गुजरात राज्य, गांधीनगर। यहाँ पे स्थान लिखा, डेट डाली। विषय क्या है? बाढ़ पीड़ितों की चिकित्सा सुविधाएं। महोदय, आपके पत्र संख्या 110 शाखा जो भी है पत्र संख्या पूरी हमने लिख दी। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक पत्र संख्या लिखी, फिर उसके बाद दिनांक लिख दिया। दिनांक कितने को के संदर्भ में मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि आपके मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, जो भी पत्राचार कर रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं, जो भी सुविधा प्रदान कर रहे हैं, वो आपको निर्देश हुआ है कि स्वास्थ्य मंत्रालय, क्योंकि मंत्री तो लिखेगा नहीं, सचिव ही लिखेगा उसका लेटर। जो भी कार्य करेगा पत्राचार का वो मंत्री के आदेश पर, सरकार के आदेश पर सचिव करता है, सेक्रेटरी करता है। ठीक है ना। तो स्वास्थ्य मंत्रालय गुजरात में आई बाढ़ से पीड़ित नागरिकों की पूरी चिकित्सीय मदद करने के लिए तैयार है। ठीक है। कौन? स्वास्थ्य मंत्रालय गुजरात में आई बाढ़ पीड़ितों से नागरिकों की पूरी चिकित्सीय मदद करने के तैयार है। और कौन तैयार है? उप सचिव भारत सरकार। तो भारत सरकार लिख रही है गुजरात सरकार को। ठीक है। उसके बाद सरकारी पत्र है, ये सरकारी पत्र नहीं, यहाँ से स्वास्थ्य मंत्रालय के पास भारतीय और विदेशी दवाइयाँ समुचित मात्रा में उपलब्ध हैं। किसके पास? स्वास्थ्य मंत्रालय के पास। स्वास्थ्य मंत्रालय किसके अंतर्गत? भारत सरकार, केंद्र सरकार। तथा बाढ़ से उत्पन्न संक्रामक बीमारियों की रोकथाम व सामयिक उपचार के लिए शीघ्र ही आपको ये दवाइयाँ भेजी जा रही हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय इसके साथ ही दूध का पाउडर, प्रोटीन आदि भी भेज रहा है। इसके अलावा यदि अलग अलग केंद्रों पर भेजना हो तो वह भी तत्काल लिखें। अगर अलग अलग केंद्रों में भेजना हो तो वो भी लिखें, और भी आपकी जो ज़रूरतें हैं वो लिखें। ऐसा गुजरात राज्य सरकार के मुख्य सचिव से कहा गया है। गांधीनगर में प्रेषित किया गया है क्योंकि वहाँ पे वो सरकार की कैपिटल है, गांधीनगर में। वडोदरा अहमदाबाद में नहीं है, यह ध्यान रखिए, गुजरात की गांधीनगर में है। ठीक है। भवदीय लिख दिया। आगे क्या लिख दिया? भवदीय अश्विनी कुमार उप सचिव भारत सरकार। तो ये अश्विनी कुमार जो उप सचिव हैं भारत सरकार के, उन्होंने ये लिख दिया। अब अगला प्रारूप देख लेंगे। प्रारूप संख्या 4, पत्र संख्या 4 है। यहाँ से हमारा लेटर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। पत्र क्रमांक संख्या लेटर सीरियल नंबर है, ऐसा लिख सकते हैं। फिर
ये क्या है, कौनी कॉलम निकल कुछ ऐसा है 114 खा डैश डैश पूर्ण विराम लगाते लिख दिया। सरकारी आर्ट्स कॉलेज को दमन, दमन दीव नहीं, दमन दीव वही दमन है, दिनांक लिख दिया यहाँ पे। और फिर सीधे यहाँ पे लिख दिया श्री निदेशक जी शिक्षा विभाग नई दिल्ली, ये जिनको भेजा गया है उनको ही सीधे लिख दिया गया और यहाँ पे हम लिख रहे हैं इसको। विषय क्या है, प्राध्यापक की नियुक्ति है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सीधे लिखा गया है श्री डायरेक्टर जी, श्री डायरेक्टर जी, श्री निदेशक जी शिक्षा विभाग नई दिल्ली। यहाँ पर जिसको लिख रहे हैं, किस विभाग को लिख रहे हैं वो लिख दिया, दिनांक लिख दिया, विषय लिख दिया। ये पत्र संख्या 4 देख रहे हैं आप। विषय क्या है, प्राध्यापक की नियुक्ति, मतलब कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनकी नियुक्ति हेतु। तो महोदय, इस वर्ष हमारे महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या दोगुनी हो जाने से वे कक्षाओं की संख्याएं बढ़ने से कार्यभार बढ़ गया है। इन वर्गों के अध्यापन हेतु निम्न प्राध्यापकों की शीघ्र नियुक्ति करना आवश्यक है। ठीक है ना। तो व्याख्याता समाजशास्त्र का चाहिए पहला, पूर्ण समय मतलब पूरा फुल टाइम वर्क करेगा। फिर व्याख्याता लेक्चरर मनोविज्ञान चाहिए, व्याख्याता इतिहास चाहिए पूर्ण समय के लिए, व्याख्याता अर्थशास्त्र खंड समय के लिए पार्ट टाइम चाहिए, व्याख्याता अंग्रेजी का चाहिए खंड समय के लिए। मतलब पूर्ण समय के लिए इन्हें समाजशास्त्र मनोविज्ञान और इतिहास के चाहिए, मतलब वो फुल टाइम करेंगे 10 to 5 जॉब करेंगे। और खंड समय के लिए वो पार्ट टाइम अपना 2 घंटे का करके या 3 दिन का कार्य करके अपना सिलेबस खत्म करके जा सकते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है ना। तो इन व्याख्याताओं की शीघ्र नियुक्ति करने की कृपा करें, जिससे अध्ययन समय पर प्रारंभ हो सके। आपका विश्वसनीय आचार्य, सरकारी आर्ट्स कॉलेज दमन। तो यहाँ पे जिसको लिखा गया है, ये जो पत्र है जिसको लिखा जाता है, मतलब ये जो प्रेषित है, प्रेषित जिसको लिखा गया है वो यहाँ पे है श्री निदेशक जी शिक्षा विभाग, जैसे हम लिखते थे यहाँ पे टू द प्रिंसिपल ऐसे करके, है ना। तो ये प्रेषित हैं जिनको लिखा गया, तो श्री निदेशक जी जो डायरेक्टर है शिक्षा विभाग के, एजुकेशन मिनिस्ट्री के, एजुकेशन डिपार्टमेंट के, नई दिल्ली में लिखा गया है। और ये कहाँ से लिखा गया है, तो ये पत्र संख्या ये है, सरकारी और कार्ड दमन से इस दिनांक को लिखा गया। विषय क्या है, ये है, ये तो संबोधन हो गया, इसमें इन्होंने अपनी डिटेल लिख दी। और फिर किसने लिखा है, तो आपका विश्वसनीय आचार्य सरकारी आर्ट्स कॉलेज दमन। तो दमन से ये इन्होंने आचार्य सरकारी आर्ट्स कॉलेज के आचार्य ने लिखा है, इन्होंने अपना नाम भी नहीं बताया, तो ये केवल आचार्य लिख दिया। इतना भी ऐसा भी चल सकता है, लेकिन शायद आज के पत्राचार में आपको अपना नाम वगैरह डिटेल ईमेल वगैरह देनी पड़ती है। ठीक है। तो ये हमारे 4 जो हैं 4 प्रारूप हो गए हैं सरकारी पत्र के। ये थे पूरे ऑफिशियल लेटर्स। हम किनको देख रहे थे, ऑफिशियल लेटर, सरकारी पत्र। ठीक है। पत्र संख्या क्रमांक हमने देखा कहाँ पे लिखा जाता है, कार्यालय का नाम, जिस ओर से पत्र भेज रहे हैं, तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे सभी जगह कार्यालय का नाम जिसकी ओर से पत्र भेज रहे हैं। फिर प्रेषक का नाम, जिसने भेजा उसको हम सबसे ऊपर लिख देते हैं, फिर प्रेषक का नाम यहाँ पे लिख देते हैं। फिर उसके बाद विषय, स्थल और दिनांक लिख देते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद विषय लिख देते हैं यहाँ पर, है ना। फिर उसके बाद संबोधन, इधर महोदय आप साइड में देख रहे हैं। फिर पत्र का कलेवर ले लेते हैं, यहाँ पे कलेवर लिख देते हैं क्या चाहिए हमें। स्वसंबोधन यहाँ पे भवदीय बीके सिंह। फिर हस्ताक्षर यहीं पे हम कर सकते हैं ऐसे करके। फिर संलग्न विवरण संलग्न यहाँ पे दे दिया, प्रतिलिपियां प्रेषण यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरीके से हमने ऑफिशियल लेटर के 4 प्रारूपों को देखा है। यहाँ पर हमने इसके ऊपर देखा था, मतलब हम रिवीजन देख रहे हैं अभी, संबोधन किस प्रकार से हम कर सकते हैं, स्व संबोधन कैसे कर सकते हैं, सरकारी पत्र के अलग अलग प्रकार कौन कौन से हैं, ऑफिशियल लेटर्स, ऑफिशियल मेमोरेंडम ज्ञापन जिसे कहते हैं, सरकारी पत्र, डेमी ऑफिशियल लेटर्स, कार्यालय आदेश, ऑफिस ऑर्डर, परिपत्र, सर्कुलर लेटर्स, अनुस्मारक, रिमाइंडर, प्रस्थांकन, एंडोर्समेंट, अधिसूचना, नोटिफिकेशन, तार, टेलीग्राम। ये सरकारी पत्र के अलग अलग प्रकार हैं। उसमें क्या क्या पॉइंट होते हैं, कैसे कैसे लिखा जाने चाहिए, इन पॉइंट्स को हमने देखा इसी में ही। फिर पत्र लेखन एक कला है, किस क्यों लिखना चाहिए, क्या आवश्यक है इसकी, ये हमने पढ़ा था। और ये जो टॉपिक्स हैं इनको हम आगे इसी के पार्ट 2nd, 3rd, 4th में, ये पहला पार्ट है पत्राचार का, इसको हम पार्ट 2nd, 3rd, 4th में इसको पूरा हम खत्म करेंगे। तो इस लेक्चर को यहीं पर रखते हैं। धन्यवाद।